चलो जी बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ रहे थे तो अपन ने साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ लिया था कि उसकी चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म और एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। क्लियर है। आज अपन सिंपल सा पढ़ेंगे बेटा, बहुत इधर उधर का नहीं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन के बारे में, इनके बारे में जिस हमें इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत है नहीं है। जैसे अपन बात करें बेटा साइक्लोप्रोपेन की, किसकी बात करें बेटा? साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं साइक्लोप्रोपेन में जो ये बॉन्ड एंगल है, आपको बताइए एटम कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम का बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। और बोलो, और इसका है कितना? 60। तो ये तो एक सोच के देखो, एक चीज जो 109 डिग्री पे रहती है उसे आपने मोड़ के 60 डिग्री पे कर दिया। और बोलो, जैसे आप अभी सीधे बैठे हो, अगर मैं आपको ऐसे सीधे लेटे और अगर आपको ये मोड़ के 60 डिग्री घुमा दूं तो मतलब बहुत ही वैसे रहोगे ना, दबे वैसे, कि कब रिलैक्स हो जाए। अरे बोलो, तुम रहना पसंद है? नहीं करोगे। तो सिंपल सी कहानी है, यहां पर भी इस एटम को ये 60 डिग्री बर्दाश्त है नहीं है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? इन साइक्लोप्रोपेन ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। कैसा होता है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज। As we know, sp3 hybridized atom has a bond angle 109 degree 28 minute, but in cyclopropane bond angle is 60 degree ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? एंगल स्ट्रेन। तो ये एंगल का स्ट्रेन हो रहा है भाई, 109 डिग्री को आपने 60 डिग्री तक मोड़ दिया। जिसको 109 डिग्री पर रहना था, आपने उसको दबा के कितना कर रखा है? 60। बोलो, तो इसे हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? एंड टोरिशनल स्ट्रेन। ये टोरिशनल स्ट्रेन क्या होता है बेटा? जो हम साइक्लोप्रोपेन के रोटेशन पढ़ रहे थे ना, तो हम कहते थे रोटेशन में ये जो सी एच बॉन्ड का रिपल्सन हो रहा था, इक्लिप्स में रिपल्सन था ना, हमने कहा कि इक्लिप्स फॉर्म में ये रिपल्सन है। तो जो बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है उसे क्या बोलते हैं? टोरिशनल स्ट्रेन। तो छोटा मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने रहेंगे यहाँ पे, और ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे? इस रिपेल को क्या बोलते हैं? टोरिशनल स्ट्रेन। क्लियर है? टॉर्सनल स्ट्रेन, या फिर इसे हम इक्लिप्स इंटरेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स इंटरेक्शन। सो वीकर सीसी बॉन्ड, जो ये सीसी बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन, ये भाई रहना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? इनमें टॉर्सनल स्ट्रेन है, ये इक्लिप्स स्ट्रेन बोल दो। या फिर एक क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा? एंगल स्ट्रेन है। इसके कारण ये जो साइक्लोप्रोपेन है वो टूटना चाहता है, एग्जिस्ट करना नहीं चाहता। और बोलो, साइक्लोप्रोपेन डिक्रीज एंगल स्ट्रेन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बनाना बोन्ड। साइक्लोप्रोपेन फिर रह कैसे सकता है? तो वो बनाना बोन्ड बना के रहता है। कि सिर्फ बनाना बोन्ड बनाना मतलब इस तरह से, जो साइक्लोप्रोपेन अपना ये था, ये एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए अपने जो ऑर्बिटल जो इसके सीधे ओवरलैप करने चाहिए थे इस तरह से, एक का ऑर्बिटल ये, दूसरे का ऑर्बिटल है ये, ऐसे ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी। ये इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं करके ओवरलैपिंग को किस तरह से एक्सीड करता है बेटा? एक का इधर आएगा और एक का इधर ही। जैसे ये बना हुआ है ना, जैसे ये कार्बन है, तो इसका सीधा बॉन्ड नहीं बन के क्या बन गया? इसने ओवरलैप इस तरह से कर लिया अपने आप को। अगर मैं बना के दिखाऊं बेटा, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, इस तरह से। और अपने जो ऑर्बिटल जिनको डायरेक्ट ओवरलैप होने चाहिए थे सीधे यूं, उनको क्या कर लेता है? थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन कर लेता है, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस इनके ओवरलैप तो ऐसे होने चाहिए थे। ये कार्बन है, सीधा इधर से इधर, सॉरी एक सेकेंड, बॉन्ड तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन रिलैक्सेशन करने के लिए ऑर्बिटल को क्या कर लेता है? थोड़ा मोड़ देता है, थोड़ा क्या करता है। अब इस मोड़ने से हुआ क्या बेटा? मोड़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। बोलो, मोड़ने से क्या हुआ? ये इधर से भी यूं मोड़ दिया इसने बॉन्ड को, इधर से भी यूं मोड़ दिया, तो बॉन्ड लेंथ बन गई। बॉन्ड तो बहुत कमजोर हो गया, बॉन्ड तो बहुत है, लेकिन कम से कम एंगल स्ट्रेंथ तो हट गया। अब हमें ये स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, हमें स्ट्रक्चर याद है, हमें तो सिर्फ समझना है स्ट्रक्चर को। कि अब वो हमसे पूछता है कि ये रह कैसे गया जिंदा, इस पे तो मर जाना चाहिए था। तो हम क्या कहेंगे कि इसने बनाना बॉन्ड बना के एंगल स्ट्रेन को क्या कर लिया? कम। कम का क्या? बस इतना का जवाब देना। क्लियर है?
सेम कहानी साइक्लोब्यूटेन की है। साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल कितने का, 90 का। तो उससे तो ठीक है, लेकिन अभी भी 109 डिग्री नहीं है। तो ये भी अपनी एंगल स्ट्रेन को कम, इसमें भी एंगल स्ट्रेन है और साथ में क्या है बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन है। इसको ये कम करने के लिए इस तरह की क्या बना देता है बेटा, विंग शेप या पकड़ कॉन्फॉर्मेशन, इस तरह से रहता था हमारे पास में, जो इस तरह से रहना चाहिए था इसको, मेरा ये इस तरह से रहता है विंग शेप। फिर बोलो, इससे क्या हो जाता है, इसको बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा या फिर जो टॉर्सनल स्ट्रेन में क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो हमें बस ये याद रखना है कि जिंदा कैसे है, कि साहब इस स्ट्रक्चर के कारण जिंदा है, इस तरह से रह के जिंदा है। फिर बोलो, बस आप बाकी कुछ नहीं बताना, कोई नहीं पूछ रहा है स्ट्रक्चर। सेम कहानी है साइक्लोपेंटेन के साथ में। साइक्लोपेंटेन को ज्यादा टेंशन नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल ठीक ठीक से क्लियर है। फिर भी ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को एक जो एनवेलोप होता है, एनवेलोप सबने देखा है, जो अपन लिफाफा खोलते हैं, तो लिफाफा खोलते हैं इस तरह से, देखो बेटा 4 बॉन्ड तो एक प्लेन में रहते हैं इस तरह से, मतलब आखिरी बॉन्ड है वो इस तरह से रहता है ऊपर ही, इस तरह से। यहाँ बोर्ड पे अगर मैं बनाऊं तो इस एक तरह से, इस तरह से। आई बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? तो हमें बस याद रखना है एनुअल और कॉर्पोरेशन लगता है, बाकी कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब जो बड़ा ध्यान से कि जब हम बात करते हैं कि एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होती। तो वन चेयर फॉर्म कन्वर्ट इनटू अनदर चेयर फॉर्म बाय फ्लिपिंग, देयर आर एनर्जी रिक्वायर्ड अराउंड 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो हमसे पूछता है कि एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आप बोलोगे हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी है। रिएक्टेंट को पहले इसमें जाना पड़ता है, क्योंकि वो हाफ, आपके जो हाफ चेयर ट्विस्ट बोट आते हैं, और फिर किस में जाना पड़ता है बेटा, उसे फुल चेयर। अरे बोलो, तो एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में सीधी नहीं जाती है, उसके लिए भी एनर्जी लगती है, उसके लिए भी क्या लगती है, एनर्जी। अब वही वापस क्वेश्चन है बेटा, हमें ये जैसे ये देके पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन देके पूछ ले, रिएक्शन में इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, क्लियर है। हमें क्या पूछ ले, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है। अब बच्चे के जनरली दिमाग में क्या आता है कि ये ट्रांस है, ये सिस है, सिस में रिपल्सन होगा। ऐसा नहीं करना है। जब भी साइक्लोप्रोपेन सॉरी साइक्लोहेक्सेन क्वेश्चन है, स्टेबल कौन है स्टेबल नहीं है, फौरन से इसका चेयर बनाओ। क्या बनाओ, चेयर बताएगी क्या होना है। अब मुझे पता है CH3 ग्रुप है, तो मैंने CS जैसे ये 1 पे ये 3 पे, तो मैंने इस CH3 को क्या ले लिया बेटा, अरे बोलो, इक्वेटोरियल पे। कहां ले लिया, क्योंकि एक को इक्वेटोरियल पे लेके चलना है सबसे पहले, दोनों बराबर है, किसी को ले लो। तो मैंने इसको इक्वेटोरियल लिया, तो ये दोनों ट्रांस है, तो ये अपने आप ही कहां पे आएगा, एक्सियल पे, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाना चाहिए। तो ये इक्वेटोरियल तो ये एक्सियल, ये दोनों क्या है, सिस है। मैंने इसे इक्वेटोरियल ले लिया, क्या ले लिया, अगर ये इक्वेटोरियल लिया तो ये भी क्या आएगा, इक्वेटोरियल, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, सिस, तो दोनों नीचे आ जाएंगे। और इसमें दोनों CH3 क्या है बेटा, इक्वेटोरियल पर है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। कहां जाएगी, बस गलती क्या होती है बेटा, हम इसको सिस देख के कर देते हैं कि ये तो कम स्टेबल है। इस ट्रांस इनमें देखना आप, 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, क्योंकि इनकी कोई और फॉर्म एग्जिस्ट नहीं है। ये तो रियलिटी में ऐसा है ही नहीं, रियलिटी में ऐसा है, ध्यान रहे हमेशा, क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा एरिथ्रो और थ्रियोनोमनी। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एरिथ्रो और थ्रियो। अब बच्चे को क्या लगता है, एरिथ्रो का मतलब क्या लगता है कि ऑपोजिट, और थ्रियो मतलब सेम, नहीं उल्टा है। एरिथ्रियो क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड, और थ्रियो क्या है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, क्लियर है। तो नॉमेनक्लेचर ये बेस किसके लिए, पहली बात तो शुगर के लिए बेस है, जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, क्लियर है। सिमिलर ग्रुप इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर में ये सेम साइड देन यूज एरिथ्रो, और सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड इन, ये तो क्लियर है, ऑपोजिट साइड यूज थ्रियो, जैसे ये। अब इसको देखो बेटा, अगर मैं सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप ऊपर है, मेन फंक्शनल ग्रुप कहां होना चाहिए, टॉप पे, लास्ट कायरल सेंटर के हिसाब से इसका नाम क्या है, डी। अरे बोलो, अब डी के बाद दोनों ओएच ग्रुप क्या है, सेम साइड, तो इसका नाम हो गया डी एरिथ्रो। क्या नाम हो गया, अरे बोलो, इसका पूछे तो इसमें लास्ट ग्रुप एल लेफ्ट साइड है तो एल हो गया, लेकिन दोनों ओएच ग्रुप सेम साइड है, एक इधर एक इधर, तो नाम क्या हो गया, एल थ्रियो। अरे बोलो, ये क्या है बेटा, लास्ट कायरल सेंटर ओवेच का इधर है बेटा, भाई लास्ट कायरल सेंटर का ओवेच कहां पर है, राइट हैंड साइड, तो नाम तो क्या हो गया, डी। अब दोनों ओवेच ग्रुप क्या है, ऑपोजिट साइड, तो नाम क्या हो गया, थ्रियो। अरे बोलो, कोई दिक्कत है किसी को, तो इस, क्योंकि बेटा बाद में बहुत सारे कार्बन आ जाते हैं, तो क्या पता करेगा, आ रही समझ में।
अगर भाई 2 कार्बन थे, मैंने ये बना दिया, ग्लूकोज बना दूं, तो किसको एरिथ्रो बोलूं, किसको थ्रियो बोलूं, किसके रेस्पेक्ट में बोलूं? अरे बात समझ में, तुम बायो में पढ़ते हो 4 कार्बन तक है, क्योंकि यहां तो 2 ओवच थे, एक और ओवच लगा देता, अब बता क्या थ्रियो लिखूंगी और एरिथ्रियो लिखूं? अब भाई किसके, इसके हिसाब से थ्रियो है एरिथ्रियो, और इसके हिसाब से थ्रियो है, इसलिए अपन 4 से ज्यादा नहीं बोलते, इन 2 तक ही खत्म कर देते हैं। आगे बात समझ में? अब इसका जो डी का और एरिथ्रियो का कोई लेना देना, एल और डी अलग है, एरिथ्रो थ्रियो अलग है। भाई इसका लास्ट कायरल सेंटर का ओवेच कहां पर है? राइट हैंड साइड, तो डी हो गया। अब सेम ग्रुप, दो सेम साइड है, तो नाम क्या हो गया? एरिथ्रो। अरे बोलो। नेक्स्ट वन आता है बेटा सिन एंड एंटी फॉर ऑक्साइम। अब देखो बेटा ऑक्साइम तुम थोड़ा बहुत जानते भी हो, तुम पढ़े हुए भी हो, ऑक्साइम क्या होता है? ऑक्साइम होता है बेटा, ध्यान से समझना, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ये जो ऑक्साइम होता है ना, ये एल्डिहाइड या कीटोन से बनता है। ये सर कैसे? जैसे ये अपने पास एल्डिहाइड है, ये अपने पास क्या है बेटा? एल्डिहाइड, और ये अपने पास क्या है? कीटोन। इनसे बनता है। अपन अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इनकी रिएक्शंस को, क्लियर है कि कैसे बनता है। लेकिन अभी अगर आप देखो ध्यान से, अगर इसकी रिएक्शन किसी H2NOH से करवा दे, तो यहां से H2O चला जाता है। क्या चला जाता है? तो H2O रिमूव हो जाता है। जैसे ये अपने पास है, यहां से H2 रिमूव हुआ, तो H2 रिमूव होने के बाद अपने पास क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N OH H और R। तो ये एल्डिहाइड से बना, इसलिए इसका नाम होता है एल्डोक्साइम। क्या होता है? लेकिन अगर हमने एक कीटोन और एक हाइड्रोक्सिलेमिन लिया और इनमें से H2 निकल गया, उसके बाद क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N OH R2 और R1। इसको बोलते हैं कीटोक्साइम। क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइम कैसे पहचानोगे? इसे इसे मान लो एक बार ऑक्सीजन मान लो, अगर ये ऑक्सीजन होता तो एल्डिहाइड है, तो एल्डोक्साइम। इसे एक बार मैं ऑक्सीजन मानू तो कीटोन दिख रहा है, तो कीटोक्साइम। बोलो समझा क्या? इसे हाइड्रोक्सिलेमिन, ये कौन है? हाइड्रोक्सिलेमिन। अपन इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में आती है अपनी, क्लियर है? अब नाम कैसे रखना है? पहले तो इसको एल्डोक्साइम के बेस पे बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? एल्डोक्साइम में अगर आप एक चीज देखोगे, तो एक एच तो पक्का ही मिलना है एल्डिहाइड वाला। अरे बोलो, इधर एक एच होना ही होना है ना, क्योंकि एल्डिहाइड में एक एच होता है। एक इधर एच होना है, इधर एच होना है। व्हेन एच एंड ओएच आर सेम साइड, एच और ओएच अगर सेम साइड हो, तब नाम क्या रखते हैं? सिन। क्या रखते हैं? और व्हेन एच एंड ओएच आर ऑपोजिट, देन नाम क्या रखते हैं? एंटी। देखो, अगर यहाँ पे एच और ओएच ऑपोजिट साइड है, एंटी एल्डोक्साइम, एंटी, क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं इसके लिए लिखूं, तो बेटा दोनों OH और H सेम साइड है, इसका OH और इसका H, एल्डिहाइड ग्रुप का H और इसका OH सेम साइड है, नाम क्या हो गया? सिन। अरे बोलो। नेक्स्ट वन आता है फॉर कीटोक्साइम। जो कीटोक्साइम के लिए भाई एस तो होगा ही नहीं इधर, एस तो होगा ही, तो आपकी मर्जी है जैसे लिख लो। बस आपको ये सिन और एंटी यूज कर, जैसे सिन यूज किया, तो आपने देखा इस ग्रुप में OH CS तरीका सिन है, तो आपको जैसे इसका नाम लिखना है, तो आपको सिन नाम इस मिथाइल के आगे लिखना है। सिन नाम किसके आगे लिखना है? तो आप क्या लिख सकते हो? सिन मिथाइल। सिन, ये कौन हो गया? इथाइल। और इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? कीटोक्सी। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहते सर मैं इसके बेस पे लिखता, तो ये OH और ये C2H5 एंटी है, आप इसके बेस पे लिख सकते हो, लेकिन इसके नाम क्या है? क्या लगा दो? एंटी। तो क्या हो जाएगा? एंटी इथाइल, एंटी मिथाइल कीटोक्साइड। समझा क्या? जैसे ये वाला है, अगर मैं इसके बेस पे लिखना चाहूं, तो ये तो इसका सिन है, तो इसके बेस पे लिखना चाहूं, तो ये ग्रुप तो OH का सिन है, तो नाम क्या होता है? सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइड। और इसके बेस पे लिखना चाहता तो ये OH का क्या है? एंटी, तो नाम क्या हो जाता? एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइड। जिसको आप देखना चाहो उसके बेस पे लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो OH के एंटी में होगा उसके नाम के आगे एंटी लगा दो, अगर उसके बेस पे लिखना चाहते हो। और अगर आप उसके सिन वाले के बेस के नाम में लिखना चाहते हो, सिन लगा दो। मतलब आपको चूज करना है। जैसे मुझे, मैं इसके बेस पे लिखूंगा तो ये तो OH के सिन है, तो फिर सिन मिथाइल इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है कि ये मिथाइल सिन है, तो ये अपने आप ही एंटी है। और या फिर आप इसके बेस पे लिखना चाहते हो, तो ये एंटी आ गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिन है, सीधा लिख दो। अरे बोलो चमका क्या? पक्का? जैसे नाम लिखा है सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम, तो हमें पता कीटोक्सिम तो ये तो है ही फिक्स है, कितना तो होता ही है, नाइट्रोजन पर लोन करे तो सिन इथाइल मतलब OH के ग्रुप के साइड में कौन आना चाहिए? सिन, फिर मिथाइल अपने आप दूसरी साइड आएगा।
अरे बोलो, इसके बेस पे लिखो तब भी ये नाम है एंटी मिथाइल, OH के एंटी में मिथाइल, तो C2H पे अपने पे क्या आएगा, सिन। समका क्या? अरे बोलो। अब इजेड नोमेनक्लेचर क्या है बेटा? वी गिव लिस्ट प्रेफरेंस इन ए लोन पेयर, कि सर कैसे, जैसे इन्हीं मॉलिक्यूल का इजेड कर देते, जैसे ये इन दोनों में से नंबरिंग 1, इसको 1 दूंगा, इसको 2, इन दोनों में इसको 1 दूंगा, इसको 2, नाम क्या हो गया, जेड। क्या हो गया? तो ध्यान रहे एंटी और जेड का कोई आपस में वास्ता नहीं है। इसमें बेटा मैं इसको OH को नंबर 1 दूंगा, लोन पेयर को नंबर 2, इधर कार्बन को नंबर 1 दूंगा, हाइड्रोजन को नंबर 1 2, तो ये क्या हो गया बेटा, सिन। ये तो वैसे सिन तो थे, ये क्या हो गया, ई, क्योंकि सेम प्रेफरेंस क्या होगी, ऑपोजिट क्या होगी, अपोजिट साइड। अरे बोलो, इधर OH है, इधर लोन पेयर, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, ये नंबर 1, ये नंबर 2, 1 1 ऑपोजिट है, तो क्या हो गया, ई। तो इजेड तो वैसा वैसा ही है, बस ये सिन एंटी ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट में कन्वर्जन ऑफ न्यूमेन प्रोजेक्शन इनटू फिशर प्रोजेक्शन, कि हम न्यूमेन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर है? तो वी कन्वर्ट इक्लिप्स न्यूमेन फॉर्म। देखो बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेन फॉर्म है वो इक्लिप्स होनी चाहिए, क्योंकि फिशर हमेशा इक्लिप्स में बनता है। तो इक्लिप्स न्यूमेन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर में। जैसे ये आपके पास एक न्यूमेन प्रोजेक्शन है, और ये कौन, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में। तो आपको इसकी इक्लिप्स फॉर्म होनी चाहिए। कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? बिना इक्लिप्स आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इक्लिप्स में बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसे इक्लिप्स बनाना है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, तो ये अपने ट्रिक से चलना है। आप दूसरी ट्रिक यूज करोगे, उल्टा चलना पड़ेगा। नंबर 1 नंबर 2 हमने पता है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, हो गया सबको। अब आपको देखना है नंबर 1 का कार्बन, पहले देखो नंबर 1 को सल्टाओ, ये CH3 है, तो ये नंबर 1 का CH3 ऊपर रहेगा। बोलो। अब नंबर 2 का CH3 है, आपको पता है बेटा ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के शीश है, तो ये शीश कब होगा, ये CH3 ऊपर है, तो ये CH3 को नीचे रखना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्म नहीं, दोनों बिलो द प्लेन है। तो आपको बस क्या रखना है कि यहाँ जो दोनों है ये भी ऊपर, तो ये पहले वाले का ऊपर, दूसरे वाले का नीचे, फिर कुछ नहीं करना, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला। अब गलती क्या होती है बेटा, आप कई बार इसको देखो, 1 का हाइड्रोजन, तो 1 पे इधर हाइड्रोजन, 1 पे इधर OH, तो पहले 1 को सल्टा लो, 1 हो गया। अब 2 पे कौन है, हाइड्रोजन और है OH, ये बन गया इसका आंसर। तो अगर मुझे कभी इसका RS निकालना हुआ, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, और इसका RS निकाल लो। तो इसका RS है, वही इसका RS है। अरे बोलो, जैसे मुझसे इसका पूछा कि इसका RS निकालो, तो इसका तो मैं निकाल नहीं सकता, इसे किस में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, फिशर में। तो अब देखो बेटा, इसे मुझे कितना घुमाना चाहिए, इसको मैं पकड़ के 180 घुमा दूं इसे। अरे बोलो, अगर मैं इसको यूं पकड़ के इस चक्के को 180 घुमा दूं, तो बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा। इस चक्के को पकड़ो, 180 घुमाओ, तो ये CH3 घूमता घूमता यहाँ पहुंच जाएगा, OH यहाँ पहुंच जाएगा, H यहाँ पहुंच जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास है, फिशर में, सॉरी न्यूमेन का क्या बन गया, इक्लिप्स। अब न्यूमेन के इक्लिप्स को आपको कुछ करने की जरूरत है। आपको पता है पहले कार्बन का CH3, दूसरे कार्बन का CH3, तो पहले का ये जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो, ये तो सेट हो गया। अब पहले कार्बन के इधर लेफ्ट में, राइट में कौन है, H, लेफ्ट में कौन है, OH। गलती हो जाती है बेटा, कई बार हमसे क्या करते हैं, हम पहले की जगह दूसरे का OH यहाँ लिख देते हैं। पहले आराम से शांति से, पहले का H, पहले का OH, फिर दूसरे का OH, पहले का H। इसका RS निकालो, निकालो इसका RS कैसे निकलेगा, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, 1 2 3 क्या दिख रहा है, S दिख रहा है, लेकिन होगा क्या, R। इसको 1 देंगे, इसको क्या देंगे, 2, इसको क्या देंगे, 3, 1 2 3 क्या दिख रहा है बेटा, S होगा क्या, R। अब कई बार बच्चे के मन में आती है कि सर आपने 180 घुमाया, इतनी मेहनत क्यों की, आप 60 घुमा देते, वो भी एक इक्लिप्स ही होती। आरसी इक्लिप्स हो, लेकिन है तो इक्लिप्स ही, एंटी तो कोई नहीं है ना उसमें। आप घुमा के देखो, इसको कितना घुमाओ बेटा, 60 डिग्री। तो इसको आप 60 डिग्री घुमाओगे तो कैसा दिखेगा, पहले वाले का CH3, देखो ये गलतियां होती है, ये सबसे बड़ी होती है, पहले वाले का CH3 H और OH। अब दूसरे को हमने घुमाया, तो जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो यहाँ कौन आएगा, OH, यहाँ कौन पहुंचेगा, H, और यहाँ कौन पहुंचेगा, यही बनेगा। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, इसकी क्या बनाना चाहूं बेटा, स्ट्रक्चर।
तो याद रख लो, पहले दोनों का आर आर आया था, क्या आया था बेटा? आर आर। ये तो वापस यही है क्या? दूसरी जगह बनाते हैं, इधर बना देते हैं नीचे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 1 पे ऊपर कौन है? CH3। और 2 पे नीचे कौन जाएगा अब की बार? OH। अब देखो 1 का H इधर, OH इधर, गलती मत करना, 1 का ही H OH लाना, क्योंकि कई बार क्या होता है 1 की जगह 2 का ले आते हैं। 2 का CH3 इधर और H इधर। अरे बोलो। आप देखो ध्यान से, उस एंटी नहीं बेटा, इसमें कोई एंटी उंटी नहीं होता ना। अब हमें इसका क्या करना है बेटा? नोमेनक्लेचर करना है। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 क्या दिख रहा है बेटा? एस दिख रहा है। होगा क्या? आर। इसमें इसको नंबर 1 दूंगा, ऊपर वाले को 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा, क्या दिख रहा है? एच। होगा क्या? तो जरूरी नहीं है कि आप फुल्ली इक्लिप्स ही लेके जाओ, 60 घुमा लो तब भी आरएस में कोई दिक्कत नहीं है। कि सर आरएस में दिक्कत क्यों नहीं आ रही? आप इसका निकालने को कहा था, आप इक्लिप्स का निकाल रहे हो, इसका निकाल दिया, सबका आरएस सेम क्यों आ रहा है? इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि सब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर है। कौन है? इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है? आरएस तो सेम ही आएगा ना। अरे बोलो। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर तो हुए तो कॉन्फॉर्मेशन होंगे ही नहीं ना। ये तो बात हुई, इनकी आरएस सेम है, इनका आरएस क्या है? मतलब 3D नाम सेम है इनका, उसके बाद में भी क्या है बेटा? आइसोमर है। इन इस स्ट्रक्चर में हमने देखा, और ये स्ट्रक्चर तीनों को हम अलग अलग नाम देते हैं। ये एंटी स्टैगर्ड, ये फुल्ली इक्लिप्स, ये पार्शियल इक्लिप्स। इसको इसमें कन्वर्ट किया तब भी वही आ रहा है, चाहे इसमें कन्वर्ट किया तभी वही आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि आरएस तो हो ही नहीं सकते। अगर आरएस हो गए तो वहीं पे हो गया ना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल में रुक जाओगे, आगे जाने की जरूरत कहाँ है? अरे बोलो। तो इसलिए बात हुई थी हमारी कि कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर वही होते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन है नहीं होते। और देख लो नहीं है, तभी तो नाम सेम आ रहा है, इसका और इसका सबका सेम आ रहा है। अरे बोलो। अब हमें अगर ये तो फिशर है, अब हमने ये तो सीख लिया कि सर न्यूमेन को फिशर में कैसे ले जाते हैं। अगर हमारे पास फिशर होती और उसे न्यूमेन बनाना होता, उसे क्या बनाना होता बेटा? न्यूमेन। तो वो कैसे बनाते? तो सिंपल सी कहानी, फिशर तो वैसे भी किसमें बनता है बेटा? इक्लिप्स का बनता है। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन। पहले कार्बन का CH3 ऊपर रहेगा, फिर पहले कार्बन का H इधर, सॉरी ये गलती हो जाती है इधर लिखने में, पहले कार्बन का H इधर, पहले कार्बन का OH इधर। ये ऊपर नीचे गलती हो जाती है बट अभी मैं यहाँ लिख देता, काम गड़बड़ कर देता। पहला कार्बन चल गया। अब दूसरे कार्बन का C2H5 ऊपर जाएगा, नीचे वाले जाता ऊपर, फिर लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला हो गया, खत्म कर। अब इसका कुछ भी बनाते रहो आगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको घुमा लो फिरा लो, यही रहता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फॉर्मेशन में कोई फर्क ही नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहने वाली। ये वही एग्जांपल जो अभी मैंने करवाया था, उससे कर लेना, सेम आएगा, जैसे घुमा के देख लो। आरएस अब हमसे इनके आरएस पूछता है, तो इसको किस में ले जाओ? इक्लिप्स में, फिर इधर आरएस निकाल दो। फिर बोलो। नेक्स्ट वन आता है सोहर्स प्रोजेक्शन। क्या आता है बेटा? सोहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है कि ये न्यूमेनी प्रोजेक्शन को देखने का तरीका है। न्यूमेन में मैं इधर से देखता हूं, क्लियर है? अब इधर से नहीं देख के मैं इधर से देख रहा हूं, टेढ़ा, समझ रहा है? इधर से देखना और इधर से देखने का फर्क है। जैसे तुम देख रहे हो ना, ये अभी तुम्हें जो दिख रहा है सोर्स है, अब तुम्हें ये दिख रहा है ये न्यूमेन है, और इधर से देखूं तो सोर्स। मतलब इसमें ये वाला बॉन्ड भी दिखता है, जैसे ये अपने पास मॉलिक्यूल है। फिर बोलो। और अगर ये मॉलिक्यूल, अगर मैं इस नंबर 1 कार्बन को पकड़ के यूं खींच दूं, यूं, अभी आपको बीच का बॉन्ड नहीं दिख रहा, इस नंबर 1 कार्बन को पकड़ के इस नंबर 2 कार्बन को पकड़ के यूं खींच दो तो यही बनेगा। बोलो। पर ध्यान रहे हमेशा अपनी ट्रिक में नीचे वाला नंबर 1 है, ऊपर वाला नंबर है, क्योंकि हमने इस तरह से खींचा है। समझा क्या? तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर है 2। अब ये क्या हो गया बेटा आपके पास में? ये इक्लिप्स है, तो इक्लिप्स रहने वाला है। इसके भी वही सेम होते हैं, इक्लिप्स गोच वो जैसे इसमें होते हैं, देखने का नजरिया तो लगे। अब हम इसको साइड से देख रहे हैं, बीच में जो बॉन्ड है उसे दिख रहे हैं, अब हम बॉन्ड दिख रहा है बीच का। अब कैसे इसको इसमें कैसे ले जाना है? पकड़ के चिपका दो। लेकिन ध्यान रहे गलती क्या नहीं होनी चाहिए, ये नंबर 1 होना चाहिए, नंबर है। अगर मैं इसको पकड़ के चिपकाऊंगा तो देखो बेटा नंबर 2 कार्बन है ये, तो नंबर 2 का CH3 ऊपर है, OH इधर है, H इधर है। और नंबर 1 का क्या होगा बेटा? CH3 ऊपर होगा, OH इधर होगा, RH इधर। ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 रखना है अपनी ट्रिक में। अपने पकड़ के इसको यूं पकड़ के नीचे इसको नीचे खींचा था, इसको ऊपर, जैसे ये कंपाउंड है, हमें क्या इसको कन्वर्ट करो,
तो इसमें न्यूमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैगर्ड स्टैगर्ड, जैसे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ये नंबर 1 ये नंबर 2, तो ये नंबर 1 का कार्बन CH3 नीचे रहेगा, OH इधर रहेगा, H इधर रहेगा। नंबर 2 ये है, C2H5 इधर रहेगा, OH इधर रहेगा, H इधर रहेगा। अरे बोलो, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? अब हमसे अगर सोर्स दे के आरएस पूछे तो हमें क्या करना है, सोर्स को पहले किसमें कन्वर्ट कर लो, न्यूमेन में, और न्यूमेन को किसमें कन्वर्ट कर दो, फिशर में। क्लियर है? तो सोर्स का न्यूमेन में कन्वर्ट करो, न्यूमेन को फिशर में, और फिर निकाल दो आरएस। तो अलग से आरएस क्यों निकालना सीखे, भूल गए तो? नेक्स्ट होना आरएस नोमेनक्लेचर इन चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, चेयर फॉर्म में कोई दिक्कत है कि सर कैसे, जैसे मान लो इस कार्बन का मुझसे आरएस निकालने हो गए। क्लियर है? तो मुझे पता है बेटा ये क्लोरीन कहां पर है बेटा, ऊपर है, तो इसको नंबर क्या दूंगा, 1। हाइड्रोजन तो नंबर 4 जाना ही है। अब देखो इस कार्बन में इधर आऊं, इस पे इधर आऊं, इधर सिर्फ कार्बन, इधर कार्बन पे क्लोरीन है, इसका मतलब ये नंबर 2 ये नंबर है। मैं 1 से गया 2, 2 से गया 3, क्या दिख रहा है, R। फोर्थ पोजीशन क्या है, बिलो दी प्लेन, एक्सियल इक्वेटोरियल से नहीं, ये क्लोरीन ऊपर की तरफ है और यहाँ इक्वेटोरियल क्या है, नीचे की तरफ। तो फोर्थ पोजीशन क्या है, बिलो दी प्लेन, तो R का क्या रहेगा, R। जैसे मुझे इसका निकालना हो, क्लियर है, इसका निकालना हो तो इस क्लोरीन को क्या नंबर दूंगा, 1। इस कार्बन को, इस कार्बन वाले चेन को नंबर 2, इस कार्बन चेन को नंबर है, तो मैं 1 से गया 2, 2 से गया 3, क्या दिख रहा है बेटा, एस दिख रहा है। फोर्थ पोजीशन कहां पर है, बिलो दी प्लेन ही नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो क्या रहा, एस का एस। जैसे ये है मेरे पास में, इस कार्बन को नंबर 1 दिया, इधर गया कार्बन, इधर गया कार्बन, इधर कार्बन ही, इधर कार्बन क्या है, क्लोरीन है। यहाँ तो यहाँ और यहाँ में कंपैरिजन करो ना, आगे मत जाना, यहाँ और यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नंबर 2 ये नंबर है 3। तो मैं 1 से गया 2, 2 से गया 3, क्या दिख रहा है, एस। 4 पोजीशन का है आपकी बात, अबव दी प्लेन, ऊपर निकल रही है नहीं, एक्सियल इक्वेटोरियल अबव दी बिलोनी का मतलब नहीं है ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये एस का क्या हो गया, आर। फिर बोलो, अगर हमें एग्जामिनर इस तरह से 4 एग्जाम्पल देके पूछे कि आपस में क्या लगते हैं, तो हमसे ए और बी है, तो देखो बेटा ए और बी में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका नाम 1 2, इसका नाम भी क्या है 1 2, फिर बोलो, तो नाम तो सेम है, नाम तो क्या है, लेकिन अगर आप एक ध्यान देखो तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्फॉर्मर है। सर कैसे पता, कि रिंग को आपने पलटी मारी, एक चेयर फॉर्म को दूसरे चेयर फॉर्म में लेंगे, और एक्सियल किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सियल था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेटोरियल में। नहीं याद है तो देखो ऊपर वाले का ऊपर रखो, एक्सियल, इसका एक्सियल ऊपर तो इसका नीचे, तो इसका एक्सियल ऊपर है, तो इसका मतलब ये CH3 का है इक्वेटोरियल पर। तो बोलो, क्योंकि इसका एक्सियल तो ऊपर आना चाहिए था, इसका मतलब देखो एक्सियल का इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हुआ है, और ये एक्सियल का इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। मैं ए और सी की बात करूं, साफ साफ दिख रहा है, ये 1 2 ये 1 3 ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और उसमें पोजीशन ज्योमेट्री को चाहिए नहीं। ए और डी की बात करूं तो ए और डी देखो बेटा 1 2 1 2, मतलब स्ट्रक्चर तो नहीं बदली। अब स्ट्रक्चर नहीं बदली तो मैं ज्योमेट्रिकल देखता हूं, यहां दोनों क्या है बेटा, ट्रांस, और यहां दोनों क्या है, सिस। मैंने कहा तो ज्योमेट्रिकल है, कॉन्फॉर्मल नहीं, ज्योमेट्रिकल है, क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशन होते हैं ज्योमेट्रिकल। फिर बोलो, बी और सी की बात, सॉरी बी है ना, ये बी और सी की बात करूं तो पोजिशनल, साफ दिख रहा है, ये 1 2 पर है, ये बेटा नीचे ही है, तो ये 1 2 पे, ये 1 3 पे, तो बी और सी क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और बी और डी की बात करूं तो ये दोनों क्या है बेटा, ट्रांस, जबकि ये दोनों क्या है, सिस, तो ये क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल। आईपीसी नाम तो सेम है, और सी और डी तो दिख ही रहे हैं बेटा, पोजिशनल है। तो बोलो, तो सीक्वेंस से चेक करना है, बोलो किसी को कोई दिक्कत है। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पर पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा, जो बेटा स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, एक तो होता है टोटल रोटेशन। जैसे अपन ने क्या किया बेटा, सिंपल सी कहानी है कि शुभांशु को यहां से यूं कहा कि यहां से यूं पैदल चल, क्लियर है, और इस हर बच्चा इक्वल थप्पड़ मारेगा, इसने मारे 5 2 थप्पड़, इसने दिए 2, इसने दिए 2, चब्बे इसने दिए 2 थप्पड़, इसने दिए 2 थप्पड़, तूने दिए 2 थप्पड़, इसने दिए 2 थप्पड़, तो कितने थप्पड़ हो गए टोटल, एक, कितने जने हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके टोटल थप्पड़ कितने पड़े बेटा, 14। अब इसके सॉरी, इसके टोटल 14 थप्पड़ पड़े वहां तक जाते जाते, तो इसका टोटल रोटेशन कितना हो गया, 14। तो इसको किसी ने पूछा कितने पड़े,
14 पड़े, पूरे 14 पड़े। अच्छा, एक जने ने कितना मारा? तो सेम कहानी है बेटा, मैं इधर से लाइट को एंटर करता हूं, लाइट रोटेट यहां पे जब बाहर आई, मान लो लाइट रोटेट होगी 30 डिग्री, कितने डिग्री रोटेट हो गई? और उसको रास्ते में 15 मोलिक्यूल मिले थे, तो सॉल्यूशन के 15 मोलिक्यूल से टकराई थी, ऐसे अंदर 15 मोलिक्यूल थे, तो बताओ एक मोलिक्यूल ने कितना रोटेट कर दिया? 2 डिग्री। क्या कर दिया? 2 डिग्री रोटेशन हुआ। अरे बोलो, तो टोटल 30 डिग्री ऐसे एक साथ थोड़ी होगी थी, पर मोलिक्यूल ने रोटेट करता गई भाई, जैसे वो अंदर गिरी हर मोलिक्यूल थोड़ा 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 रोटेट कर रही थी, तो जो ये तो नेट आया, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो गया कि पर मोलिक्यूल कितना रोटेट करता है। अरे बोलो, तो अगर हम किसी लाइट को किसी सैंपल होल्डर से निकालते हैं, तो अब सुभाष कितने थप्पड़ पड़ सकते थे अगर क्लास में, पर और पीछे तक इसे भेजते, बच्चे और बिठा देते और पीछे तक इसे भेजते रहते गलियारे में, तो उसके लास्ट में टोटल रोटेशन ज्यादा आता कि नहीं आता? तो सिंपल सी कहानी है कि अगर हम थीटा ऑब्जर्व जिसे बोलते हैं कि जो टोटल या नेट थीटा आएगा, वो डिपेंड करता है यहाँ कितनी कंसंट्रेशन है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ही ज्यादा मोलिक्यूल मिलेंगे, और उतने मोलिक्यूल से टकराएगी उतना ज्यादा रोटेशन कर देगी। साथ में डिपेंड करता है लेंथ पे। अब मान लो क्लास में बच्चे, तो लेकिन तुम इसकी इस गली से जा रहे हो, इधर कोई बच्चा नहीं है, तुम उधर बैठे हो इधर बैठे हो, तो जिस ये लेंथ से निकली वहां से कोई ना मिलाओ। अरे भाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन तो है, लेकिन एक तो मान लो आपके पास सैंपल होल्डर ऐसा है, एक सैंपल होल्डर ऐसा है, तो इसमें से लाइट को जितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसमें लाइट में इतने सारे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, तो सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं लेंथ भी डिपेंड करती है। तो थीटा ऑब्जर्व किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? लेंथ के। तो थीटा ऑब्जर्व प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन इनटू लेंथ के। अरे बोलो, अब आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो एक वर्ड एक कांस्टेंट आता है, जिसे बोलते हैं थीटा स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? अब ध्यान रहे, इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में लेनी है, किसमें लेनी है? और जो लेंथ लेनी है वो डेसीमीटर में लेनी है, किसमें लेनी है? उससे हमें आता है टोटल ऑब्जर्व थीटा। अब जो थीटा स्पेसिफिक है ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है? कांस्टेंट। तो ये हो क्या, अगर मेरी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एमएल हो, कितनी हो बेटा? और लेंथ कितनी हो? 1 डेसीमीटर। क्लियर है? तो जो थीटा ऑब्जर्व होगा वही थीटा स्पेसिफिक कहलाएगा। तो थीटा स्पेसिफिक क्या हो गया? व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 ग्राम पर एमएल, जब हमारे पास कंसंट्रेशन इस सैंपल में कितनी है बेटा? 1 ग्राम पर एमएल, एंड लेंथ इज 1 डेसीमीटर, लेंथ कितनी है बेटा? 1 डेसीमीटर, देन थीटा ऑब्जर्व नॉन एज ए थीटा स्पेसिफिक। बोलो, नेक्स्ट वन है थीटा स्पेसिफिक डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये सिर्फ वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कांस्टेंट है, हर सॉल्यूशन का अपना अपना होगा। अरे बोलो, अब हम जो बोलते थे ना कि एनेंशियोमर का प्लेन पोलर लाइट को इक्वल घुमाते हैं, तो इक्वल उनका थीटा स्पेसिफिक होता है, थीटा ऑब्जर्व्ड नहीं होता। अगर आपने दो एनेंशियोमर लिए, एक 40 के अमाउंट में लिया, एक 60 के अमाउंट में लिया, तो रेसिमिक नहीं बनेंगे। थीटा स्पेसिफिक बराबर होता है, क्या बराबर होता है? थीटा ऑब्जर्व तो डिपेंड करता है आप कितनी कंसंट्रेशन लेते हो, कितनी लेंथ लेते हो। अगर आपने एक एनेंशियोमर की कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली तो थीटा ऑब्जर्व ज्यादा आ जाएगा, लेकिन थीटा स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड में क्या होता है? सेम। तो एनेंशियोमर का थीटा ऑब्जर्व नहीं होता, क्या बराबर होता है? एनेंशियोमर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर इन ए थीटा स्पेसिफिक। अरे बोलो, उनका थीटा स्पेसिफिक क्या होता है बेटा? इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, थीटा ऑब्जर्व्ड नहीं। तो आप याद करो, मैंने जब रेसिमे मिक्सर बोला तो मैंने कहा था 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी, 50% कंसंट्रेशन बराबर रखने की बात हुई थी। अगर एक भी कम ज्यादा हो जाता तो रेसिमे के, क्यों? क्योंकि बेटा थीटा जो ऑब्जर्व आता है उसमें तो कंसंट्रेशन का भी तो रोल है, सिर्फ थीटा स्पेसिफिक नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि एनाइंशोमर थीटा ऑब्जर्व बराबर रखते हैं, हो सकता है कंसंट्रेशन हो तो रख भी सकते हैं, ना भी रखे, लेकिन एनाइंशोमर का थीटा स्पेसिफिक क्या होता है? मैग्नीट्यूड में सेम, नेचर में अपोजिट। अरे बोलो, ना ना जरूरी नहीं सेम हो, हर मॉलिक्यूल नेचर पे डिपेंड, हर का अलग अलग होता है। लेकिन दो एनाइंशोमर का एक का +30 तो दूसरे का -30 होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही तो है, सब कुछ सेम ही तो है उनमें। ठीक है, तो एनाइंशोमर किस चीज में डिफरेंशिएट है? थीटा स्पेसिफिक में। थीटा ऑब्जर्व तो उनका भी मैं सेम ला सकता हूं, ऑपोजिट नेचर में करके। तो बोलो, समझा क्या? तो अब हमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए एंड बी आर एनाइंशोमर, ए और बी क्या है? टू ईच अदर इफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए इज +10 एंड
थीटा ऑफ मिक्सर, थीटा ऑफ ए मिक्सर मतलब इन दोनों का जो मिक्सर है उसका दे रखा है 2.5 डिग्री प्लस 2.5 डिग्री। फिर क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट परसेंटेज ए और बी कि सॉल्यूशन में कितना ए और कितना बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछता है कितना परसेंट रेसिमिक मिक्सर है, और नेक्स्ट पूछता है परसेंटेज एनांटियोमेरिक एक्सिस। एनांटियोमेरिक एक्सिस क्या होता है थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखो बेटा आपको कभी भी अगर एनांटियोमर है तो दोनों का थीटा स्पेसिफिक नहीं दिया आएगा, एक का दिया आएगा। दूसरे का अपने भी -10 है तो एक का +10 है तो बी का कितना हो गया -10। अब देखो एक चीज ध्यान से कि हमें पता है कि इसका +10 घुमाता है ये -10, कुछ ना कहा जाए तो आप मानो मिक्सर 1 मोल है, कितने मोल है क्योंकि पर मोल देखना होता है, तो 1 मोल मिक्सर है हमारे पास, कितने मोल मिक्सर है, उस 1 मोल में कुछ ए है कुछ ए बी। हमने एज्यूम किया कि मोल ऑफ ए एक्स है, ए के मोल कितने हैं तो बताओ बी के मोल कितने होंगे 1 - x। चमका क्या। अब देखो ध्यान से कि जो थीटा नेट आएगा भाई आपके पास ये कंटेनर उसमें ए भी है और बी भी है, ये एक्स है ये 1 - x है। मैंने यहाँ से लाइट को एंटर कराया, लाइट यहाँ से बाहर निकली, ये लाइट एंटर हुई ये लाइट बाहर निकली, तो जो नेट आएगा वो इन दोनों का मिक्स होके आएगा। तो जो थीटा ऑब्जर्व आएगा मिक्सर का उसमें ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और उसमें बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। अरे बोलो भाई ये +30 घुमाएगा वो भी घुमाएगा, उसका ऑपोजिट होगा, जो भी आएगा दोनों का सम होके आएगा। अब ए कितना घुमाएगा हमें पता है, ए का एक मोलिक्यूल कितना घुमाता है 10 डिग्री। अरे बोलो तो उसका एक्स मोल कितना घुमाएगा +10x। अरे बोलो अब बी का एक मोलिक्यूल कितना घुमाता है -10 और है कितने वो 1 - x, तो एक -10 से घुमाता है तो 1 - x इतने से घुमाएंगे। अरे बोलो एक -10 से घुमाता है तो 1 - x मोलिक्यूल कितने से घुमाएंगे -10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम इसे सोल्व आउट करेंगे तो टोटल हमारे पास मिक्सर का कितना दे रखा है 2.5। अरे बोलो उसने बोला टोटल मिक्सर का 2.5 है तो 2.5 इक्वल टू 10x -10 और माइनस माइनस +10x। अरे बोलो तो यहां से 20x इक्वल टू 12.5 तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि जो a है वो 0.625 है और 0.625 का मतलब कितना हो गया 62.5%। तो a उसमें 62.5% है, b उसमें 37.5% है। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे। आपको थीटा की वैल्यू अलग लिख दे देगा ऑब्जर्व की, या स्पेसिफिक अलग दे देगा, करने का तरीका सेम है। नेक्स्ट देखो अब हमें पता है कि ए कितना था बेटा 62.5% था और बी कितना था 37.5। तो अगर मैं देखो ए 25 प्लस 37.5 लिख दो एक ही बात है, अभी भी तो 62.5 ही आएगा। अब मुझे पता है दोनों में से ए का 37.5 और बी का 37.5 एक दूसरे को मार देंगे। अरे बोलो भाई ए और बी कंटेनर में, तो ए और बी एक दूसरे को कैंसिल आउट भी तो कर रहे हैं, तो ए का 37.5 बी का 37.5 एक दूसरे को खत्म कर देंगे क्योंकि एनाइंशोमर बराबर रोटेशन दिखाते हैं। तो इसका 37.5 जितना दिखाएगा उसका भी 37.5 दिखाएगा और ऑपोजिट में दिखाएगा। और आपको पता इतना पार्ट क्या बन गया रेसिमिक, तो कितना पार्ट टोटल रेसिमिक बन गया, इसका 37.5 इसका 37.5 कितना हो गया बेटा 75% तो रेसिमाइज है, वो किसी काम का नहीं है, वो एक दूसरे को क्या कर चुका है कैंसिल आउट। तो जो बाकी 2.5 डिग्री घूमी है लाइट वो किसके कारण घूमी है, बचे हुए एक के 25% के कारण। इसी को बोलते हैं एनाइंशोमेरिक एक्सिस। क्या बोलते हैं कि मिक्सर का बचा हुआ वो पार्ट जो लाइट को घुमा दे, और अगर कोई कंप्लीट रेसिमिक सॉल्यूशन है तो उसमें कोई एनाइंशोमेरिक एक्सिस नहीं है, कोई बचता ही नहीं है। लेकिन इसमें 75% तो खत्म हो गया और वो 25% बचा हुआ था। अरे बोलो चमका क्या, एनाइंशोमेरिक एक्सिस समझ में आ गया कैसे निकालना है। भाई जितना ए बी का उतना पार्ट हटा दो। अगर मान लो ऐसा होता कि ये 25 25 तो नहीं 10 45 45 ये होता, भाई ये टोटल आपके पास 55% होता और ये 45% होता, ऐसा आता भाई बी का 45% आता एक का 55%। तो हम क्या कहते हैं बेटा 10 45 45 इतना पार्ट तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो 90% रेसिमाइज हो गया, 10% क्या होगी एनाइंशोमेरिक एक्सिस। अब देखो मुझे इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूं तो डायरेक्ट भी कर सकता था कि सर कैसे, कि भाई ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे हो सकता है। मुझे उसने कहा है कि द टोटल 2.5 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या है एंड ऑफ इट ए ज्यादा बचा हुआ है, अभी तो प्लस में आ रहा है आंसर। अरे बोलो भाई ए तो प्लस में घुमाता है बी माइनस में घुमाता अपने आप ही, भाई उसने ए +10 बोला तो मतलब बी -10 है और ऑल ओवर +2.5 आ रहा है मतलब ए का पार्ट है ज्यादा। ऑप्शन में देख लो अगर ऐसा दिखे कि ए का ही पार्ट ज्यादा टिक मारो। चमका क्या
ये समझ में आया बेटा सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सेम ऐसा एक एग्जांपल है, उसमें थोड़े से डाटा बदले, ठीक है? इसे करना बेटा, ऑलमोस्ट वैसे ही आंसर आएगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। नेक्स्ट वन आता है बेटा प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्लियर है? तो इसे अपन पढ़ेंगे भी नहीं, खत्म।